नमस्कार यूसन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आमतौर पर लोगों को कुछ ऐसी बीमारियां होती जो डॉक्टर तो छोड़िए वो शायद अपने परिजनों से भी डिस्कस करना डरते हैं या संकोच करते हैं, क्योंकि ये गुप्तांग रोग होते हैं। इनमें से एक है पाइल्स, जिसको लेकर अक्सर ये भ्रमित रहते हैं लोग, और जल्दी डिस्क्लोज न करने के कारण आगे चलकर एक डेंजरस इम्पैक्ट हो सकता है इसका। तो पाइल्स क्या है और पाइल्स का ट्रीटमेंट क्या है, पाइल्स क्यों होता है, पाइल्स के उपाय उपचार क्या है, इसके बारे में आज अधिक जानकारी हासिल करने के लिए आज हमने बुलाया सूर्या मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक के सर्वे सर्वा डॉक्टर सत्यम सुपारे, जो आज हमें बताएंगे कि ये पाइल्स क्या है। डॉक्टर सत्यम सुपारे एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है और पिछले कई सालों से इस फील्ड में अब तक इन्होंने कम से कम 3000 से ऊपर ऑपरेशन सक्सेसफुली कंडक्ट किए हैं। अलावा इसके इनके पास नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का ट्रेनिंग है और नेशनल और इंटरनेशनल रिसर्च पेपर्स में भी इनका उल्लेख है, इस कारण से कि उनके रिसर्च पेपर्स काफ़ी प्रसिद्ध हुए। इसके अलावा लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और यंग अचीवर्स अवार्ड से भी ये नवाजे गए। इनके पास जो एक्सपीरियंस है आज आप सुनने लायक रहेगा। सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है सर आपका। सर, आमतौर पर जैसे मैं कह रहा था कि जो पाइल्स होता है, लोग ज़रा झिझकते, संकोच करते बताने में, क्या हो सकता है इसका अंजाम? अगर लोग झिझकते हैं तो इसका अंजाम तो बुरा ही होगा ऑफ कोर्स, लेकिन अगर लोग बताएंगे, लोग जाहिर करेंगे तो शायद वो ठीक हो सकते हैं, और प्राइमरी स्टेज में करेंगे तो जल्दी ठीक हो सकते हैं। जी, शुरू से हम चलते हैं सर। अभी पाइल्स के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट इज़ पाइल्स? पाइल्स या फिर मुड़वैद, ये एक कॉमन टर्म है जो सब लोगों को ज्ञात है, सब लोगों को पता है। लेकिन पाइल्स जो सब कैटेगरीज में सब लोग बोलते हैं, उसमें बहुत सारी बीमारियाँ आती है, जैसे मुड़वैद, भगंदर, फिशर, फिशुला, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उसके कैटेगरी में आती है। लेकिन एक टर्म लोगों को पता होती है, दैट इज़ पाइल्स। ठीक है, तो अगर हम लोग सिर्फ पाइल्स की बात करें, जिसको हम लोग हेमोराइड्स बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में, तो ये गुद्देदार में होने वाली नसों का फूक जाना या फिर स्वलन हो जाना, उसको हम लोग पाइल्स बोलते हैं। वो किसी विभिन्न तरीके से हो सकता है और बहुत सारे उसके कारण हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग भगंदर की बात करें, भगंदर गुद्देदार में होने वाले इन्फेक्शन की वजह से होता है। इन्फेक्शन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा और दूसरी जगह पे जाके उसका भगंदर हो जाएगा, वो भगंदर होता है। फिशर गुद्देदार में होने वाला, अगर मोशन हार्ड होती है, उससे चीर पड़ती है, जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में चीरे पड़ना बोलते हैं, वो चीरे पड़ना होता है फिशर। और पाइलोनिडल साइनस ऐसा होता है जो इन्फेक्शन की वजह से होता है। अलावा इसके और कोई उसके साथ इन्वॉल्वमेंट है सर? और बहुत सारे बीमारी है, जैसे हम लोग अगर हम लोग गिनना चाहे तो शायद 500 तरीके की अलग अलग बीमारियाँ पाइल्स से रिलेटेड है जो गुद्देदार में होती है। इतनी सारी बीमारियाँ जो उनके अलग अलग नाम हैं, अलग अलग कारण हैं, अलग अलग सारी चीज़ें हैं जो हम लोग मतलब नॉर्मल पब्लिक को या फिर नॉर्मल पब्लिक नहीं जानती उसके बारे में, जो भी चीज़ें। मतलब ओवर 500 वेराइटीज। यस, वेराइटीज़ बहुत है उसमें। जी सर, आमतौर पर लोग सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है, क्या ट्रीटमेंट वगैरह, ये कॉमन टाइप का एक क्वेश्चनियर तो होता ही है, लेकिन आज हम इससे हट के बात करेंगे और कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स को लेकर बात करेंगे पहले, और फिर बाद में आगे इस टॉपिक पर आते हैं। मिथ्स एंड फैक्ट में सबसे पहले बात जानना चाहता हूँ कि ये कहते हैं कि ये गुप्त रोग है, तो हाउ फार डू यू एग्री विद इट? नहीं, ये गुप्त रोग नहीं है। इनफैक्ट मैं ये बोलना चाहूँगा कि शरीर में होने वाला कोई भी रोग गुप्त रोग नहीं है। अगर हम लोग गुप्त रोग उसको बोलेंगे तो शायद वो गलत होगा और सबसे बुरी बात होगी। कुछ गुप्तांग होते हैं जिसको गुप्तांग करके कैटेगराइज किया गया है बॉडी के, वो गुप्तांगों का रोग होना वो अलग चीज़ होती है, लेकिन गुप्त रोग उसको कहना ये सबसे गलत चीज़ होती है। इसी बारे में लोग जो है मिथ फैलाते हैं, या फिर कुछ असामाजिक तत्व है जो इसके पीछे होते हैं, जो बोलते हैं कि ये गुप्त रोग है या फिर गुप्त रोग ही इसके लिए हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, और उस वजह से जो पेशेंट होते हैं वो भ्रमित होते हैं, और भ्रमित होने की वजह से फिर ट्रीटमेंट गलत होती है और फिर बुरी तरीके से चीज़ें होती है। अक्सर एक केस सुना है कि सक्सेसफुल नहीं होता है ऐसे टाइप के जो क्वैक्स लोग जो ऑपरेट करते हैं इसमें, तो उसके बारे में आप लोगों को क्या एडवाइस करोगे? इसके बारे में सिर्फ मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि कोई भी फील्ड को या फिर एक किसी भी चीज़ को करने के लिए बहुत साल हम लोगों को लगते हैं। अगर हम लोग MS करते हैं तो शायद हमारी लाइफ के 10 साल उसमें हम लोगों ने बिताए हैं, इसीलिए हम लोग हुए हैं। ठीक है, और उसका उसका एक्सपर्टाइज होना बहुत ज़रूरी होता है। और बाकी लोग जिनको उतना प्रैक्टिस नहीं है या फिर उतना एक्सपर्टाइज नहीं है, अगर वो उसको करना चाहेंगे तो
ऑफ कोर्स वो चीज़ें होगी या Danger फिर गलत होगा, डेंजर होगा। सक्सेस होना नहीं होना ये बात अलग है, और लेकिन गलत तरीके से करने से डेंजर होना या फिर बिगड़ जाना वो भी बात अलग है। जी, सही कहा आपने बिल्कुल। जब हम मिथ्स एंड फैक्ट्स की बात करें तो एक और मिथ ऐसा कहा गया है कि, या लोगों का एक जनरल कंसेंसस रहता है कि पाइल्स जो है नॉनवेज फूड खाने से होता है। इसके बारे में आप क्या बताएंगे? मेरे ख्याल से शायद मैं ऐसा पहला डॉक्टर हूँ जो लोगों को बोलता है कि आप नॉनवेज खा सकते हैं, आप बिंदास नॉनवेज खा सकते हैं। लोग बाकी सब लोग जैसे बोलते हैं कि आप नॉनवेज नहीं खाना, आपने ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो सब चीज़ें। मैं बोलता हूँ कि आप खा सकते हैं, क्योंकि नॉनवेज का पाइल्स से कोई रिलेशन नहीं है। नॉनवेज बनाने के तरीके से पाइल्स का रिलेशन है, खासकर इंडियन कॉन्टेक्स्ट। यस, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, विदर्भ रीजन में, जहाँ जिस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग रहते हैं, उस इसमें काम करते हैं, तो उस रीजन में जो उसको बनाने का प्रिपरेशन है वो अलग अलग तरीके का अलग अलग जगह पे होता है। अगर आप उसको टेस्ट के लिए जितने ज़्यादा मसाले, जितना ज़्यादा तेल, जितना ज़्यादा बाकी की चीज़ें डालेंगे, मसाले डालेंगे, तेल डालेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें जो उसमें डाल के उसको टेस्ट के लिए और टेस्टी होना चाहिए, और टेस्टी होना चाहिए, उसके लिए करते हैं। नॉनवेज की क्वांटिटी का उसमें इफेक्ट नहीं होता, आप उसके प्रिपरेशन से होता है। तो नॉनवेज से पाइल्स नहीं होता, ये मिथ है। और अगर आप खाना चाहेंगे तो आप उसको तरीके के चेंज कर सकते हैं। आप अगर नॉनवेज खाते हो तो आपको उसके साथ में पानी ज़्यादा पीना चाहिए। आपको जब तक, आप जैसे शाम को अगर नॉनवेज खाते हो तो रात में सोने तक आपको भरपूर मात्रा में पानी पीना पड़ेगा, आपको उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा, सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप प्रिपरेशन में चेंजेस करिए, तेल तीखा जो है वो चीज़ें कम डालिए, और जितना चाहिए उतना आप उबाल के खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे एशियन कंट्रीज़ में, चाइना खासकर, यहाँ पर एक बॉइल्ड नॉनवेज डिश होता है, उस दैट इज़ ओके, दैट इज़ एब्सोल्युटली ओके, क्योंकि उसमें कोई किसी तरीके से मसाला या फिर ऑयल या फिर बाकी सब चीज़ें नहीं डाली हुई है। लेकिन ये एरिया के लोग ऐसे हैं जहाँ स्पाइसी फूड ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो क्या एडवाइस दोगे कि यू शुड रिड्यूस इट? अगर आपको स्पाइसी फूड पसंद है तो आपको, जैसे हम लोग बोलते हैं कि डायबिटीज़ में अगर किसी को मीठा पसंद है तो उसको वो छोड़ना पड़ता है, तो वो आपको थोड़ी सी पसंद को कम करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और अगर आप उसको सैक्रिफाइस ना करते हुए करें तो आप क्वांटिटी कम कर सकते हैं, आप तीखे की क्वांटिटी कम कर सकते हैं, आप तेल की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। अगर आप खाना भी चाहो तो उसके बाद आप पानी ज़्यादा पियो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट वंस इन अ वे इट्स ओके, वंस इन अ वीक ओके, आप रोज़ खाओ वो भी ओके है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको अगर उसमें सलाद ऐड करते हो, खाने के साथ में सलाद ऐड करते हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जी, एक और मिथ है सर, उस पर आते हैं, वो हेरिडिटी बीमारी है, ये मतलब अनुवांशिक है, तो कहाँ तक ये सही है, गलत है? नहीं, ये हेरिडिटी बीमारी नहीं है। ये हम लोग जो बचपन से चीज़ें करते हैं, बचपन से जो बॉयल्स यूज़ करते हैं, बचपन से जो खाते हैं, जो भी चीज़ें हम लोग करते हैं उसके हिसाब से होता है, ये बिल्कुल भी हेरिडिटरी नहीं है। जी, इसी से मिलता जुलता एक और सवाल है सर कि जैसे पाइल्स है, उसका कैंसर के साथ कहीं ना कहीं सीधा संबंध है, ये माना जाता है, तो कहाँ तक आप इसको अग्री करते हो या डिसएग्री करते हो? मैं इसको पूरी तरीके से, सीधे तरीके से डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि इस बारे में लोगों के दिमाग में काफ़ी डर है कि अगर मुझे पाइल्स हुआ है तो मुझे कैंसर होगा, या फिर बहुत सारे, जो मैंने आपको पहले भी कहा है कि असामाजिक तत्व है इसमें जो काम करते हैं, वो ये करते हैं कि आपको पाइल्स हुआ है तो आपको कैंसर हो जाएगा, तुरंत आप कुछ तो भी इसका ऑपरेशन करिए, तुरंत आप बाकी सब चीज़ें करिए। तो वो डर जो लोगों के दिमाग में साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट करता है, उस डर की वजह से लोगों को और दूसरी बीमारियाँ होगी, उसका बीपी बढ़ सकता है, उनको और भी दूसरी चीज़ें, साइकोलॉजिकल चीज़ें हो सकती है, और जो बीमारी की वजह से पेशेंट जाएगा उसको और दूसरी बीमारियाँ भी लगेगी, डर की वजह से या फिर साइकोलॉजी की वजह से। कैंसर ये एक बहुत अलग चीज़ है, और जो मैंने आपको बताया कि गुर्दे रोग में होने वाली 500 तरीके की जो बीमारियां हैं, उसमें से कुछ ऐसी बीमारियां होती है जिसमें से कैंसर की तरफ जाया जा सकता है, लेकिन पाइल्स जो शब्द है उससे कोई भी तरीके का रिलेशन कैंसर का नहीं है, और पाइल्स होने से कैंसर होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जनरली किस उम्र में पाइल्स डेवलप होते हुए देखा, क्योंकि आप कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं? पहले ऐसा होता था कि जब लोग पहले प्रैक्टिस करते थे तब एज का एक ऐसा क्राइटेरिया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले का खान पान और अभी के खान पान में काफ़ी फ़र्क है। ज़मीन आसमान का।
अभी बचपन से आप जैसे बच्चों को जो फूड देते हैं उसमें बिस्किट्स होते हैं, उसमें बाकी सब मैदे की चीज़ें होती है। आजकल जो वेस्टर्न जो खाना पीना जो जंक चीज़ें फूड। हुई है, जंक फूड्स हुए हैं, वो बचपन से ही हुई है। तो जो पाइल्स जो है वो पहले 25 साल 35 साल के बाद में डेवलप होता था या फिर होना चाहिए था, वो 9 साल 5 साल 6 साल इस ड्यूरेशन में तैयार हो रहे हैं। तो आपको बचपन से ही वो सब चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। जी सर, जितने डिफरेंट पैथीज जो प्रैक्टिस करते हैं प्रैक्टिशनर्स, उनमें एलोपैथी है, आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, यूनानी है, ऐसे नेचुरोपैथी भी है। तो इन पैथीज में से जबकि एलोपैथी की अगर बात करें तो वो कहते हैं कि सर्जरी इज़ द बेस्ट मेडिसिन वे आउट। तो वैसे आयुर्वेदिक किस बात को कंडक्ट करता है? हम लोग इसमें इंटीग्रेटेड पैटर्न से काम करते हैं। हम लोगों ने इंटीग्रेटेड पैटर्न ही इसमें पढ़ा हुआ है और इंटीग्रेटेड पैटर्न से काम करते हैं हम लोग। आयुर्वेदा जो ट्रीटमेंट है उसमें अगर आप फर्स्ट स्टेज में पाइल्स के आए हो, अगर आपको मेडिसिन से ठीक ये करना है तो आपको मेडिसिन दे सकते हैं, पाइल्स की मेडिसिन और आयुर्वेदा मेडिसिन से आप ठीक हो सकते हो। जहाँ पे इमरजेंसी है, जहाँ पे वो 4 डिग्री तक पाइल्स अगर गया है, उसको ऑपरेशन कर रहे हैं तो आपको ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। मतलब ये तभी होगा जब लेट रिपोर्टिंग करते हैं। लेट रिपोर्टिंग करते हैं। लेट रिपोर्टिंग का भी सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि लोग पहले बताते ही नहीं और फिर से यहाँ हम लोग पीछे पे जाते हैं। जो गुप्त रोग है, अगर लोगों को लगता है कि गुप्त रोग है, बताने के लिए झिझकते हैं, इसीलिए फिर लेट रिपोर्टिंग होती है। अगर आप डायरेक्टली 3rd स्टेज में 4th स्टेज में रिपोर्टिंग करोगे नो यूज, तो उसका कोई यूज़ नहीं होगा। हम लोगों को पहले ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। आपके हिसाब से आयुर्वेद में मेडिसिन से भी क्योर किया जा सकता है? बिल्कुल, बशर्ते बिल्कुल। कि वो शुरू में जल्दी रिपोर्ट कीजिए आप या सिम्टम्स डेवलप। अगर शुरुआत की स्टेज में, शुरुआत की लेवल पे अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो 100% मेडिसिन से पाइल्स ठीक हो सकता है। तो जैसे आप कह रहे थे कि 3rd और 4th स्टेज में मुश्किल हो जाता है, वहाँ ऑपरेशन सजेस्ट करते हो आप लोग? बिल्कुल, ऑपरेशन सजेस्ट करते हैं हम लोग। ऑपरेशन कितना करते रिस्की हो जाता है उस लेट स्टेज पे? जितनी स्टेज लेट होगी उतना तो रिस्क होता ही है। अगर हम लोग 3rd स्टेज में करते हैं तो उतना इजी होता है, 4th स्टेज में करते हैं तो उतना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन ऑपरेशन आजकल जो हम लोग लेज़र यूज़ करते हैं और बाकी सारी चीज़ें यूज़ करते हैं तो इजीली हो जाता है। हम आपके टेक्नोलॉजी है इससे थोड़ी देर बाद आते हैं, लेकिन ये बताइए कि कई सारे लोगों का ये अगेन एक मिथ कहिए या भ्रम ऐसा कि वो ओपीडी में भी ट्रीट किया जा सकता है और कट कर देंगे पाइल्स को, तो कहाँ तक सही है गलत है? ये जो लोग शायद गुप्त रोग है ये फैलाते हैं वही लोग करते हैं, क्योंकि ओपीडी के लेवल पे पाइल्स का ऑपरेशन करना ये बहुत गलत है। हम लोगों ने मतलब नहीं जाना चाहिए ऐसे इसके पास या फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक प्रॉपर उसको एटमॉस्फेयर चाहिए होता है, ऑपरेशन थिएटर चाहिए होता है, एनेस्थेटिस्ट चाहिए होता है, ये सब चीज़ें, इमरजेंसी रूम, इमरजेंसी ड्रग्स, ये सारी चीज़ें और प्रॉपर हॉस्पिटल में ही करना चाहिए। प्रॉब्लम यही होता है कि हम पहले गलत जगह जाते हैं, उसके बाद फिर जब तक लेट होगा तब तक, फिर जब तक हम लोग सही जगह जाते हैं तब तक प्रॉब्लम होता है। इसलिए ओपीडी में इसको नहीं किया जाना चाहिए। मतलब उससे झिझकना नहीं है, सीधा डॉक्टर को अपना रिपोर्ट करना है। जनरली लेडीज़ का प्रॉब्लम ऐसा होता है कि लेडीज़ थोड़ा सा ज़्यादा झिझकते हैं, तो उस टाइम पे वो जब बताते हैं तब तक बहुत थोड़ा सा लेट हो गया। जब तक घर पे किसी मर्द को बताते हैं अपने, तो वो किसी नॉर्मल डॉक्टर के पास ले जाएगा। और जब तक बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तब फिर स्पेशली हम लोगों के पास आएंगे कि हम लोग स्पेशलिटी में काम करें, क्योंकि हम स्पेशलिस्ट के पास तब आएंगे। तो तब तक हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है उस चीज़ को करने के लिए। इसीलिए हम लोगों ने एक स्लोगन भी तैयार किया था कि आप मतलब लेडीज़ लोगों के लिए जनरली हम लोग गाँव में जाके लेडीज़ जमा करते थे और उनको बोलते थे कि ताई माई आका घाबरू नका आता। अच्छा, लगेच सांगा, ऐसा। क्या इम्पैक्ट हुआ सर, मतलब रिस्पांस मिला? बहुत इम्पैक्ट हुआ। वो लोग जो लेडीज़ नहीं बताना चाहते थे या फिर नहीं बता सकते थे एक दूसरे को, वो ओपन फोरम में बताना शुरू किया उन्होंने कि नहीं मुझे ये होता था, ये होता था, मैंने बताया लेकिन मुझे लेके नहीं गए। तो ये सारी चीज़ें होती थी। अल्टीमेटली डिपेंड्स कि आप कितने अच्छे से इम्प्रेस करते हैं उनको, ये बताने के लिए झिझकने की ज़रूरत नहीं, बल्कि सेफ एंड हेल्थी रह सकते हैं। यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको झिझकने की ज़रूरत नहीं है। आप बताइए, आप जितने जल्दी फर्स्ट इसमें बताएंगे उतने जल्दी आप ठीक होगे। कोई मेडिसिन की ज़रूरत, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। कुछ देर पहले आप सर ग्रेड की बात कर रहे थे कि कौन से स्टेज पर वगैरह, तो आप ग्रेड 1, 2, 3, 4 ये किन पैरामीटर्स के आधार पर ठहराते हो? ये ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3, ग्रेड 4? सबसे मेन चीज़ ये है कि पाइल्स ये एक ऐसा रोग है, जैसे अगर आपको शुगर है, बीपी है, तो आप टेस्ट कर लो, आपको पता चलेगा कि टेस्ट में इतना इतना है और टेस्ट में सारी चीज़ें होगी। पाइल्स एक ऐसा रोग है कि जब तक आप
मतलब मैं डॉक्टर हूँ उसके लिए, मैं जब तक उसको मैं मेरी आंखों से देखूंगा नहीं, मैं जब तक उसको एग्जामिनेशन नहीं करूँगा तब तक मुझे वो नहीं समझेंगे। जनरली लोग ऐसा बोलते हैं कि सर मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है, आप दवाई लिख के दे दीजिए। तो मैं ऐसा नहीं करता, जब तक हम उसको चेक नहीं करेंगे तब तक पॉसिबल ही नहीं है। जब हम लोग चेक करते हैं तब समझ में आएगा कि फर्स्ट डिग्री में है, सेकंड डिग्री में है, थर्ड डिग्री में है, और सिम्टम्स के हिसाब से। अगर उसके सिम्टम्स कैसे है, ब्लीडिंग, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई भी तकलीफ नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी ब्लीडिंग हो रही है, वो पेशेंट बोलते हैं कि मुझे तो कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ ब्लीडिंग हो रही है। लेकिन ब्लीडिंग होना ये बहुत बड़ी चीज़ है, थोड़ी सी भी ब्लीडिंग हो ये बहुत बड़ी चीज़ है। पाइल्स जनरली पेनलेस होता है, और जो फिशर होता है वो पेनफुल होता है। भगंदर होता है, उसमें पस होता है, ठीक है, भगंदर या फिस्चुला हम लोग जिसको बोलते हैं। पस अगर निकलता है तो वो फिस्चुला होता है। तो ये इनकी कैटेगरी जो है, ये आप किस कैटेगरी की बीमारी है उस हिसाब से ट्रीटमेंट होगी। तो ये जानने के लिए आपको स्पेशलिस्ट के पास पहले जाना पड़ेगा। आप अगर जनरल डॉक्टर के पास जाओगे, कोई भी किसी के पास, वो आपको सिम्टम के हिसाब से ट्रीटमेंट करेगा। आपने अगर उनको कहा कि पेन हो रहा है तो पेन की ट्रीटमेंट होगी, आपने कहा कि सूजन जैसा लग रहा है तो सूजन की ट्रीटमेंट होगी। लेकिन उसको चेक करके, उसको एग्जामिनेशन करके, वो आप कौन से बीमारी के कैटेगरी में हो उस हिसाब से ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट ही कर सके। तो इनफैक्ट अगर हम जितने क्लियर है अपने डायग्नोसिस में, एक्सप्लेनेशन में, उतना ही बेटर होंगे। यस डॉक्टर से जी। दो बातें आती हैं सर यहाँ पर, एक पाइल्स और एक कैंसर। तो दोनों में एबनॉर्मल ग्रोथ एक प्रकार से होता है सेल्स का। हाउ डू यू डिफरेंशिएट? बायोप्सी करते होंगे आप लोग कि ये कैंसर है, ये पाइल्स है, हाउ डू यू डिफरेंशिएट? अगर एग्जामिनेशन में मुझे ये समझ में आता है कि एबनॉर्मल ग्रोथ है, वो भी इंटरनल कहीं तो भी ग्रोथ है, और जो कैंसर की कैटेगरीज है, जो पढ़ाया जाता है, जो हम लोगों को दिखता है, वो सारी चीज़ें, कैंसर की ग्रोथ अलग तरीके से होती है, पाइल्स की ग्रोथ बहुत अलग तरीके से होती है। मतलब इसको कहीं भी जोड़ा नहीं जा सकता, कहीं भी किसी, मतलब नो सिमिलरिटीज। अगर वो ग्रोथ है तो वो पाइल कैंसर की है, और वो ग्रोथ है तो वो पाइल्स की है, वो हम लोग एक कैटेगरी में उसको नहीं कर सकते जी। उसका एग्जामिनेशन के इसमें समझ में आ जाएगा जी। इसीलिए आजकल जो प्रोक्टोएंडोस्कोपी हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें क्लियर डायग्नोसिस, क्लियर इमेज डायग्नोसिस होता है, जिसमें सारी चीज़ें आपके सामने आती है। पहले के मुकाबले क्योर भी इजी हो गया सर? मतलब पहले हफ्ते भर रहना पड़ता था हॉस्पिटल में, आजकल शाम को डिस्चार्ज है, कल। बिल्कुल। हम लोग जो ऑपरेशन करते हैं उसमें हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल तो ट्राई करते हैं कि मेडिसिन से हो। सेकंड, जब ऑपरेशन की ज़रूरत उसको पड़ती है तब हम लोग लेज़र से, आजकल लेज़र क्योंकि टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना हम लोग कर सकते हैं। तो लेज़र के ऑपरेशन में ऐसा होता है कि खून भी कम जाता है, जो ऑपरेशन के टाइम पे खून जाना है, दूसरे दिन जो तकलीफ होती है पेशेंट को बहुत ज़्यादा, वो भी कम होती है। मतलब नॉन इन्वेसिव टाइप। पहले ऐसा होता था कि पहले 3-4 दिन एडमिट रहना पड़ता था पेशेंट को, और उसके बाद छुट्टी होती थी, उसके बाद फिर बहुत सारे तकलीफ होती थी। अभी ऐसा है कि आप मॉर्निंग में हम लोग ऑपरेशन करते हैं, इवनिंग में पेशेंट डिस्चार्ज होता है, और दूसरे तीसरे दिन से अपने सब काम करते हैं, नॉर्मल ड्यूटीज़ पे काम। कहाँ तक सच है सर ये, जहाँ लोग बोलते हैं कि इंजेक्शन से भी पाइल्स ठीक किया जा सकता है? अगेन हम लोग फिर से उसी इस पे आते हैं कि वो जो गुप्त रोग है या फिर बाकी सब लोग इस जो फैलाया जाता है उसको, उसी तरीके से यही चीज़ फैलाई जाती है कि इंजेक्शन से पाइल ठीक, मतलब उसका कोई संबंध नहीं है? कोई इसका संबंध नहीं है उसमें, नहीं। कुछ देर पहले आपने लेज़र की बात की अभी, तो एग्जैक्टली क्या होता है सर, टेक्निक क्या है इसका? लेज़र एक मॉडर्न टेक्निक है। जैसे मैं आपको अगर डिफरेंस के तौर पे समझाऊँ तो ऐसा है कि जो टेक्निकली हम लोग नए नई चीज़ें यूज़ करते हैं, उसमें हम लोग एक नया लेज़र जो है यूज़ करते हैं। जैसे पहले सुन्नी देने के लिए अलग तरीके के यूज़ किया जाता था, पेशेंट को सुन्नी देने के लिए। अब जो है वो अलग तरीके के ड्रग्स आए, मेडिसिन आई है। उसी तरीके से लेज़र एक टेक्निक है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। अगर आपको कोई एक प्लांट को अगर कट करना है तो आपके पास एक आरी होती है कट करने के लिए, उससे कट करते हैं। दूसरा एक मशीन होती है, उससे कट करते हैं। तो आरी से कट करना है या फिर मशीन से करना, तो दैट इज़ लेज़र। ठीक है। अब लेज़र में ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें स्लफ आउट या फिर निकलती नहीं है जब हम लोग करते हैं। लेज़र क्या करता है कि उसी नसों में लेज़र छोड़ा जाता है, जिससे वो अपने आप कम होते जाता है। तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है सब चीज़ों में। तो सर अगर लेज़र बीम्स जब छोड़ रहे हैं आप, तो कहीं रॉन्ग सेल्स पे, मसल्स पे या टिश्यूज़ पे चला गया तो डेंजरस क्या है? ऑफ कोर्स इसमें प्रैक्टिस और एक्सपर्टाइज इम्पॉर्टेंट है। हाँ, क्योंकि वो जितनी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस होगी, आप अगर किसी को भी बोलेंगे कि चलो ये आप हाथ में लीजिए और आप लेज़र करके देखिए, तो उसमें पॉसिबल नहीं है। उसमें एक्सपीरियंस होता है। उसके हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय सारी
ये करके रखे हम लोगों ने, ट्रीटमेंट करके रखे उसके लिए। जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर आते हैं और वो है बाउल डाइट थेरेपी का ही। ये क्या होता है और आपने इसको बहुत मास्टर किया है, तो इसके बारे में जरा दर्शकों को बताइए। बॉयल डाइट थेरेपी एक मैंने उस तरीके से हम लोगों ने ये किया है कि बचपन से लेके बॉयल हैबिट्स और डाइट हैबिट्स ये अलग अलग होती है। बॉयल्ड हैबिट्स में क्या आएगा कि आप मोशन को कितनी बार जाते हो, किस पोजीशन में बैठते हो, कौन सा आप कमोड यूज़ करते हो या फिर नॉर्मल टॉयलेट यूज़ करते हो, इंडियन सीट यूज़ करते हो, ये बॉयल हैबिट्स में आएगी। ठीक है, बहुत सारे लोग बॉयल हैबिट्स में मैं आपको 2-4 गलत बॉयल हैबिट्स बताऊंगा। जो कुछ लोग पेपर पढ़ते हुए इसमें बैठते, टॉयलेट में बैठते, पेपर पढ़ते हुए बैठे। आजकल का यूथ, आजकल का, जैसे अभी परसों ही पेशेंट एक मेरे पास आया तो वो गेम्स खेलते थे टॉयलेट में बैठ, मोबाइल में गेम्स खेलते हैं टॉयलेट में बैठ के। ठीक है, फ़ोन यूज़ करना बहुत कॉमन हो गया है टॉयलेट में बैठ के। ठीक है, बहुत सारे लोग एक घंटा, आधा घंटा, 15-20 मिनट्स, कुछ लोग 1.5 घंटे तक मोशन के लिए बैठते हैं। ये हमारे रोज़ की प्रैक्टिस में लोग आते हैं, पेशेंट्स आते हैं। गुडनेस, 1.5 घंटा? यस, बैठते हैं लोग, बैठते हैं। ये सबसे जो मतलब हार्मफुल बाउल हैबिट है, सबसे ये है। ठीक है, दूसरा किस तरीके से, जैसे हम लोग इंडियन इसमें यूज़ करते हैं, इट इज़ बेस्ट, जो भी हम लोग इंडियन टॉयलेट्स यूज़ करते हैं, इट इज़ बेस्ट। अगर हम लोग कमोड यूज़ करते हैं तो आपको पैर के नीचे कुछ तो भी रखना पड़ेगा। जो पोजीशन होता है कमोड का बैठने का, वो थोड़ा सा अलग होता है। तो क्या एंगल, क्या 90 डिग्री या 45 डिग्री से कैसे, क्या हम लोग एंगलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि जो मोशन, जो गट का एंगल है, जो रेक्टम का एंगल है, उस हिसाब के आपको सिर्फ कमोड में इतना करना होगा कि आपको पैर के नीचे थोड़ा इतना जो है ये रखना पड़ेगा, उसके ऊपर पैर रखना पड़ेगा। दैट विल बी नॉर्मल। ठीक है, ये हो गया ऑलमोस्ट एक इंडियन शीट टाइप हो गया। यस, इंडियन सीट टाइप हो जाएगा। फिर ये बाउल हैबिट्स है। डाइट हैबिट्स में आप बचपन से क्या खाते हो, कितना टाइम खाते हो, आप अगर खाना खा रहे हो तो कितनी देर तक खा रहे हो, वो सारी चीज़ें आएगी डाइट हैबिट्स में। दिन भर आप कैसे कितने टाइम में डाइट कर रहे हो। डाइट हैबिट्स के साथ में, बाउल हैबिट्स के साथ में आप एक्सरसाइज क्या कर रहे हो, कौन सा काम कर रहे हो, सब चीज़ें आती हैं। तो बाउल डाइट थेरेपी में हम लोग ये करते हैं, जैसे प्रेगनेंसी पेशेंट है कोई, या फिर कोई ऑफिस वर्कर है। ठीक है, आप अगर ऑफिस वर्कर को ये बोलेंगे कि आपको सिटिंग नहीं है, आपको बैठना नहीं है, तो वो तो उसका जॉब है, उसको जॉब छोड़ सकता नहीं वो, है ना। सेडेंटरी अगर आप किसी ऑफिस वर्कर को कंप्यूटर के सामने, जो उसका काम है, उसका जिससे उसका घर चल रहा है, तो उसको तो बैठना ही है। आप उसको ये नहीं बोल सकते कि तुझे बैठना नहीं है, क्योंकि बैठने से फाइल्स हो रहा है आपको। तो हम लोग, जो भी आपका वर्क पैटर्न है, वर्क प्रोफाइल है, आप दिन भर में जो भी जिस तरीके से काम करते हैं, कुछ लोग साइकिल से काम करते हैं, कुछ लोग गाड़ी में ड्राइवर्स है काफ़ी। तो आपको वर्क प्रोफाइल को मैनेज करते हुए प्रोटोकॉल्स बना के देते हैं कि आपको क्या करना है सुबह से लेकर शाम तक। आपको अपना काम करते रहना है, बट आपको हम लोग एक ये करके शेड्यूल करके देते हैं, और खाने का शेड्यूल करके देते हैं, और साथ में मेडिसिन्स, ये चीज़ों में उस हिसाब से आप वो ट्रीटमेंट करते हैं। उसी पॉइंट को लेकर डाइट की बात करते हैं। डाइट में बेस्ट क्या, लोग तो बोले फाइबरस फ्रूट्स खाओ, या फिर बाद में सलाद वगैरह बढ़ा दो अपनी डाइट में। तो व्हाट डू यू एडवाइस कि डाइट पैटर्न क्या होनी चाहिए? बिल्कुल, हमने उसमें जो एक ये किया हुआ है, तो ऐसा कि फर्स्ट 90-10, देन 80-20, देन 70-30, ऐसा रेशो हम लोगों ने किया है। जैसे आप अगर खाना खाते हो, आप अगर 3 रोटी खाते हो तो 2 रोटी खाइए, 2.5 रोटी खाइए। अगर आप राइस खाते हो तो उसका क्वांटिटी कम करिए, और बची हुई क्वांटिटी जितनी आपकी भूख है उतना सलाद खाइए। सलाद में बहुत महंगा खाना चाहिए, बहुत ज़रूरी नहीं है। अब जो भी घर पे अवेलेबल है, जो भी सस्ती चीज़ अवेलेबल है, उसको खाइए, लेकिन सलाद ऐड करना खाने में आज की ज़रूरत है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, खाना खाते समय आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना नहीं है, खाना खाने के बाद पानी पीना है। ठीक है, या फिर पहले पीना है। तो ये आपको चीज़ें उसमें ऐड करनी पड़ेगी। मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ वेज नॉन वेज, आपका एक सलाद इज इम्पोर्टेंट। सलाद इज वेरी इम्पोर्टेंट। यस। इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं, हम चलते हैं जहाँ प्रेगनेंसी की बात की आपने कुछ देर पहले। तो महिलाओं में अक्सर ये पाया गया कि प्रेग्नेंट वुमेन पाइल्स की शिकायत होती, वो कई बार ये भी बोलते कि वो शायद टेम्प्रेरी फेस है और बाद में नॉर्मल हो जाते हैं।
जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी के समय पाइल्स की शिकायत होती है, उनमें बहुत ऐसा होता है कि पहले से थोड़ा बहुत उनको सिम्टम्स होते हैं। दूसरा, उसके बाद के सिम्टम्स जो उनको प्रेगनेंसी में एब्डोमिनल प्रेशर और कॉन्स्टिपेशन जो कॉमन होता है, उस वजह से होती है। अब अकॉर्डिंग टू मंथ, जो भी उनका मंथ चल रहा है, और अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स उनको कैसे है, उस हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं और प्योरली मेडिसिन और आयुर्वेदा मेडिसिन से उनको ठीक करते हैं। और अगर उसके बाद में, प्रेगनेंसी के बाद में अगर ऐसा लगता है कि नहीं हो रहा है, तो फिर ऑपरेशन एडवाइस करते हैं। जी, आप एक फेमस प्रॉक्टर एंडोस्कोपी के बारे में हैंडल करते हो, तो व्हाट इज़ इट प्रॉक्टर एंडोस्कोपी? प्रोक्टर एंडोस्कोपी एक ऐसी चीज़ है, जैसे मैंने आपको जब हम लोगों ने बात कर रहे थे कि ये मेरी आँखों से जब तक मैं चेक नहीं करूँगा या फिर एग्जामिनेशन में नहीं करूँगा, तब तक मुझे उसका डायग्नोसिस नहीं होगा। ये जो पाइल्स या फिर इसकी कैटेगरी में होने वाली सारी बीमारियां ही ऐसी होती है कि जब तक उनका प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं होगा, प्रॉपर एग्जैक्ट डायग्नोसिस नहीं होगा, तब तक आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट आप नहीं कर सकते। जी, लेकिन प्रॉक्टर एंडोस्कोपी एग्जैक्टली करते क्या? यस, प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए हम लोग करते हैं कि हम लोग एक छोटा सा एंडोस्कोप टाइप ये होता है, जो वीडियो कैमरा होता है, वीडियो रेक्टोस्कोप जिसको हम लोग बोल सकते हैं। वो एग्जामिनेशन के लिए उसमें हम लोग इंसर्ट करते हैं और उसमें सारे पिक्चर्स जो है, जो पाइल्स की है, वो उसमें कैप्चर की जाती है और वो आपको रिपोर्ट के तौर पे मिलती है, जिसमें आपको स्टेज, आपको ब्लीडिंग है तो ब्लीडिंग हो रही कि नहीं हो रही है और क्या टेक्सचर है, वो सारी चीज़ें आ जाती है। ओबेसिटी कहाँ तक प्ले करता है रोल पाइल्स को डिस्ट्रॉय करने में या ओबेसिटी बढ़ाने में? हाँ, मोटापन। मोटापा जनरली इसमें कुछ बहुत ज़्यादा रिलेट नहीं होता किसी भी तरीके से। अगर आप बहुत मोटे हो लेकिन आपका डाइट इंटेक अच्छा है, आपका मोशंस सही है, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है, आपको बाकी सब चीज़ें कुछ भी नहीं है, तो ऑफ कोर्स उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जी, और लैक्सेटिव्स देते लोग कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करने के लिए, ये कहाँ तक सेफ रहेगा या हार्मफुल? हर चीज़ की एक लिमिट है। हम लोग जैसे मराठी में बोलते हैं, अति तिथे माती, राइट? तो आप किसी भी चीज़ को लिमिट के बाहर करोगे तो वो आपको तकलीफ दे है। लैक्सेटिव्स, जो बहुत सारे लैक्सेटिव्स ऐसे हैं कि जो हैबिट फॉर्मिंग लैक्सेटिव्स होते हैं। हैबिट फॉर्मिंग लैक्सेटिव्स को नहीं लेना चाहिए ज़्यादा दिन तक। बहुत सारे लोग मेरे पास जो आते हैं, कुछ तो भी 2 साल 3 साल पहले ऑपरेशन हुआ उनका होता है और 3-3 साल तक। मेरे पास एक पेशेंट है जिन्होंने 13 साल तक लैक्सेटिव्स का यूज़ किया था। सो 13 साल तक? 13 साल तक। दैट विल बी वर्क एज ड्रग्स, जिनको वो उसमें से उनकी हालत ऐसी होती है कि जब तक वो नहीं लेंगे तब तक उनको मोशन नहीं होगी। वो एक साइकोलॉजिकल, तो उनको मुझे उसमें से बाहर निकालने के लिए काफ़ी तकलीफ। लेकिन सर सबसे बड़ा खतरा ये है कि लैक्सेटिव्स अगर आप, जैसे आपने 13 साल का, तो 10-12 साल 13 साल ले रहा है, तो ऑब्वियसली इंटेस्टाइन अगर लैप्स हो जाते हैं सर? नहीं, लैप्स नहीं होगी, बट आपको इंटेस्टाइन को उसकी आदत होगी। जब तक आप वो नहीं लेंगे तब तक मोशन नहीं होंगे। क्या मैसेज देना चाहोगे सर आप? मैसेज मैं सिर्फ इतना ही देना चाहूँगा, जो सबसे मेन फोकस ये करना है कि आप इसको गुप्त रोग नहीं समझना है। आपको इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको एक स्पेशलिस्ट को दिखाना बहुत ज़रूरी है, जो इसमें ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो इसमें बिना हिचकिचाते हुए, बिना आपको डरे हुए, बिना इसके आपको एक बार दिखाना है। आजकल ऐसा हो गया है कि हम लोग जनरली हमारा शुगर चेकअप करते हैं, हमारा एक बॉडी चेकअप होता है। आजकल लोग सब चेकअप करने के लिए लोग जाते हैं। बट क्यों ऐसा नहीं है कि हम लोग कभी नॉर्मली हमारा रेक्टम या फिर एनल कैनल, एनस हमारा नॉर्मल है कि नहीं, हम लोग कभी नॉर्मली चेक करें। तो नॉर्मली अगर आपको चेक करना है तो आप प्रोक्टर एंडोस्कोपी करके चेक कर लीजिए कि नॉर्मल है कि नहीं। रूल आउट नॉर्मल रूटीन चेकअप के तौर पे क्यों नहीं उसको किया जाता। जैसे हम लोग आंखें चेकअप करने के लिए कैंप लेते हैं आँखों का, तो जिसको तकलीफ है उसे नहीं क्यों दिखाना, जिसको तकलीफ नहीं है तो तकलीफ होने का वेट क्यों करना है। तो अगर हम लोग नॉर्मली चेकअप करते हैं, जैसे आपने शुगर चेक कर लिया, आपको आएगा कि इट इज़ नॉर्मल, तो आप अगर नॉर्मली प्रोक्टर एंडोस्कोपी कर लेते तो आपको आएगा कि इट इज़ नॉर्मल। आपको कुछ भी डाइट में अंदर से सेफ हो जाओगे आप उस तरह से, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं आगे। तो ये आपको करने की ज़रूरत है। आपको बॉयल और डाइट हैबिट्स को इम्पॉर्टेंट है चेक करना। आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा मात्रा में ये हो रहा है, तो बच्चों को जो बिस्किट
और मैदा ये सब जंक फूड्स है वो आपको कम करने ही है, उसके से ऑप्शन नहीं तो उनको आगे जाके या फिर अभी कुछ ना कुछ तकलीफ होगी, जी। तो आपको वो चेंज करने हैं। और सब इसमें मेन पार्ट पेरेंट्स ही प्ले करेंगे, जो उनको समझाएंगे, सब चीज़ें करेंगे। और अगर थोड़ी सी भी तकलीफ हो, थोड़ी सी भी, तो सबसे पहले स्पेशलिस्ट को जाके दिखाए, वेट करते नहीं करने। स्टिच इन टाइम सेव्स। यस जी। यस। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत सुंदर तरीके से समझाया। कुछ ऐसे मिथ्स और फैक्ट्स आपने एक्सप्लेन किया कि लोगों का भी जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है या मिसकंसेप्ट है वो दूर हो जाएगा एंड होपफुली लोग एक हेल्दी लाइफ जिएंगे। थैंक यू वेरी मच।